तो फिर ये मंत्री आपकी गोद में क्यों बैठे हैं? निकाल बाहर कीजिए ना। समय समय पर आपकी समय समय पर राजनीति में लोग बाग आते हैं जाते हैं, राजनीति में आते हैं जाते हैं लोग बाग। भाई साहब कुतर, चाहे वो चरण सिंह गए हो, चाहे वो चंद्रशेखर गए हो, चाहे वो मुरारजी भाई गए हो, चाहे कोई भी गए हो, लेकिन निकले तो सब कांग्रेस से और जाके उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। और जनता जो है ना, देखिए ऐसा है, बेनी बाबू ने किया ना, बात से बात कहता हूँ, हट के केंद्रीय मंत्री बन गए, कह रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ अपनी बात को, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप जो कह रहे हैं मर्यादित भाषा की जो बात कर रहे हैं, जनता, इस देश की जनता पूरी चीजों को देख रही है, समझ रही है। अभी उनके लड़के की जमानत हो गई और मुलायम सिंह जी की पार्टी पूर्ण बहुमत से यूपी में सत्ता में है। जनता ने नहीं समझा तो नहीं दिया वोट उसने। लेकिन एक बात कहता हूँ साहब, आपके रायबरेली की और अमेठी की भी 10 की 10 सीटें खत्म थी। हाँ ठीक है, आपके पास नहीं आई, कहीं को आपको आईना दिखाया, बिल्कुल हुआ ऐसा। और ये बदतमीजी और अहमनता और अहंकार की वजह से ही हुआ। लेकिन हिस्ट्री से अगर आप सीखेंगे, हिस्ट्री से आप जानेंगे, हिस्ट्री से आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने का काम करेंगे। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनाई, जब इंडिया शाइनिंग कर रहा था इधर निश्चित जी का, और इंडिया शाइन करके आगे बढ़ रहा था, तब हमने सरकार बनाई। 2009 में हमने बनाई सरकार। राजीव जी एक मिनट रुकिए, मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यादव जी, मंत्री जी तो खुद ही ऐसी भाषा बोल चुके हैं आपके चैनल पे, गैर मर्यादित भाषा है। क्या मंत्री जी माफी मांगेंगे? आप बेनी प्रसाद माफी न मांगे, वो सबकी माफी करें और मंत्री जी बोले तो आपको दिक्कत? चैनल पर तो ये बोल रहे हैं, पहले बोले। अरे गजब बात आप कह रहे हैं भाई, तालिबाजी बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? त्यागी जी कुदरत मत कीजिए प्लीज, देखिए गलत बात मत कीजिए। भाषा मर्यादित होनी चाहिए, मैंने शुरू में कहा। तो फिर बेनी प्रसाद माफी क्यों ना मांगे? मर्यादित होनी चाहिए। बेनी प्रसाद माफी क्यों ना मांगे? उनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए, इसमें कहीं को तो नहीं है। ये बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं भाई साहब, कह रहा हूँ कि बेनी बाबू को शब्द वापस लेनी चाहिए। वापस एसपी यादव लगता है, आप मुझसे कह रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं भाई साहब, मिस्त्री जी के सामने, मिस्त्री जी के सामने आपका कोई राजनीतिक कदर नहीं। त्यागी जी यादव साहब से बोलिए, जब मिस्त्री जी की बात नहीं मानी बेनी जी ने, तो फिर आप कहाँ लगते हैं उनके आगे? देखिए ऐसा है, देखिए सुनिए अतुल जी, हर व्यक्ति संघर्ष करता है, आप कद की बात ना करें। जब आपने शुरुआत करी थी, आपका कद नहीं था। आप जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसमें आपने संघर्ष किया होगा, जब जाके यहाँ पे पहुंचे। हर व्यक्ति का अपना संघर्ष होता है। आप बेनी बाबू को नसीहत देने का अधिकार नहीं रखते। बेनी बाबू को नसीहत देने का इसलिए अधिकार रखता हूं क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया है कि मर्यादित और गैर मर्यादित आचरण नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी बात मर्यादित भाषा होनी चाहिए। तो एसपी यादव साहब की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। फिर आपकी बात वो क्यों नहीं मानते भाई साहब? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप पहले से बोलिए, जब दूसरे आप कह रहे हैं इस बात के लिए कि मैं अपने मैं बताऊं, तो आप एसपी यादव साहब से बोलिए, भाषा बोलिए, क्या ठीक है? हृदय नारायण दीक्षित साहब ने भी कहा राजीव जी उनकी भाषा ठीक नहीं है। एक मिनट रुकिए, सच्चाई जी मंत्री जी सुनना चाहते हैं। जी मंत्री जी, जी बोलिए मंत्री जी। देखिए ये दीक्षित जी क्यों इतना बौखला गए हैं? मैंने केवल इंजेक्शन की बात की। ये राजीव त्यागी जी, मैंने तो नहीं कहा ये पता नहीं चल रहा, बताइए आप क्यों इतना ज्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो गए? और इन्होंने देखिए बेनी बाबू को मैं बता रहा हूँ कितना बेइज्जत कराएंगे। गोंडा जिले में उतरौला सीट है, बलरामपुर जिले में 2012 के चुनाव में गए थे राहुल जी, मंच पे बेनी बाबू गए, इन्हीं के संसदीय क्षेत्र है, वहां पर लोगों ने जूता दिखाया, काला झंडा दिखाया और इनको उतार दिया। तो इन्होंने 2012 कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं ये भी नहीं देखे कि गोंडा संसदीय क्षेत्र में सारी सीटों पर बेनी बाबू जहां से एमपी हैं सब जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की, और पूरे मंडल में पूरे जो है आप समझ लीजिए गोंडा बलरामपुर जिला मिलाकर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई सब जगह से। फिर भी कांग्रेस पार्टी लास्ट हो रही है, तो उनको ये जो है मुबारक हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और मायावती के ये त्यागी जी बिलावल चापलूसी दीक्षित जी कर रहे हैं। ये सब राजनीति ना, ये सब राजनीति के प्रेजेंट करता है। वो जा रहे हैं हाथी पे सवार होने। एसपी यादव साहब, आपकी जो टिप्पणी थी गैर मर्यादित थी, आपकी टिप्पणी थी वो भी ठीक नहीं थी। शुरू में कहा कि हर व्यक्ति को, पॉलिटिकल व्यक्ति को बहुत ही सदैव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, त्यागी जी सभी शब्दों से बोलना चाहिए, आप हो चाहे कोई भी हो। त्यागी जी मैं आपको मंत्री जी का नंबर देता हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको नंबर देता हूँ, आराम से बात कीजिएगा और माफी मांगकर मंगवाते रहिएगा। मंत्री जी से क्या बात करूंगा जब मंत्री जी वापस अभी माफी मांगे, अभी बोले कि हाँ मेरी टिप्पणी ठीक नहीं थी। आप बेनी जी से माफी क्या बोलूंगा? लेता हूँ बेनी बाबू से बड़ा मैं यादव जी क्या बड़ा होने के होड़ लग रही है आपस में? मंत्री जी मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं इतना बड़ा गैर मर्यादित आचरण करूंगा, या मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ये होड़ लग रही है क्या आपस में? अरे राजीव त्यागी, मंत्री जी रुकिए, मंत्री जी रुकिए,
चलिए चर्चा खत्म, चर्चा खत्म। अब देखिए ये विषय, पार्टी की लोहिया डूब जाए, ये विषय हम इसलिए लेकर आए हैं, राजनीति का प्रहसन बहुत हो गया। नहीं त्यागी जी नहीं, अब नहीं, राजनीति का प्रहसन बहुत हो गया। अमिताभ जी फाइनल कमेंट प्लीज। ये विषय हम इसलिए लेकर आए, ये बात मधुसूदन मिस्त्री ने भी कही होती तो मैं इतना तवज्जो नहीं देता। कांग्रेस के खाते बही में वो भले प्रभारी महासचिव हो, मैं तवज्जो नहीं देता समाचार प्रेस पर। बेनी को क्यों तवज्जो दी, सवाल उठेगा लोगों के मन में। मेरे दर्शक पूछेंगे कि बेनी बाबू को क्यों तवज्जो दी। क्या बेनी बाबू उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कद्दावर नेता? ऐसा भी नहीं, उनके बेटे की बड़ी दुर्दशा हुई, उनके क्षेत्र में उनकी लुटिया डूब गई पार्टी की, कांग्रेस की। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया आज दीक्षित जी, क्योंकि कांग्रेस के आज के सबसे ताकतवर नेता, जो व्यवहारिक तौर पर कांग्रेस का मुखिया है, तकनीकी तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर, मेरे शब्द ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक तौर पर जो मुखिया है कांग्रेस का और कल की कांग्रेस का जो चेहरा है, उसने सार्वजनिक मंच से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कहा कि बेनी मेरे गुरु। इसलिए मैं सवाल लेकर आया, इसलिए सवाल लेके आया। प्रमोद तिवारी कहते मैं सवाल नहीं लाता, रीता बहुगुणा कहती सवाल ही नहीं उठाता, जगदम्बिका पाल कहते प्रश्न ही नहीं, मधुसूदन मिस्त्री कहते प्रश्न नहीं, और दिग्विजय सिंह ने नाना प्रकार के बयान दिए। मैं कभी चर्चा लेके नहीं आया, बेनी पर आया हूं इसलिए क्योंकि किसी को राहुल गांधी ने अपना गुरु नहीं कहा, तब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बची और ये गुरु घंटाल बन गए कि अगर ऐसा गुरु है, ये अभद्र भाषा, ये अभद्र आचरण, क्या होगा इस देश का। और मुझे राहुल गांधी पर सोचना पड़ा कि आपने ऐसे को गुरु बना कैसे लिया, जिसमें पात्रता नहीं, जिसमें पात्रता नहीं, गुरुत्व ही नहीं, तो वो गुरु कैसा। मैं ही नहीं कहता जो शिवपाल ने कहा था कि बेनी जी क्या पीते हैं क्या नहीं पीते हैं, मैं उस बहस में नहीं जाता, वो उनका निजी मामला है। उस पर भी उन्होंने आज कहा है वो कुछ भी है, ये मेरा मामला है, वो कुछ भी है, मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन गुरु कैसे बना लिया। और सबसे बड़ी बात जो दीक्षित जी ने कही, वही आज सुबह मैंने कही थी जब हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया जी। पूरे देश में कोई अनपढ़ आदमी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा। दो में से एक बात मानिए, दीक्षित जी ने तो तब भी बहुत घुमा फिरा के बात कही, उनका स्वभाव है, थोड़ा वह संयम के दायरे में बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूं, दो में से एक बात स्थापित करनी होगी कांग्रेस को जी, या तो यह बताना होगा इस देश को कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश के विरुद्ध जाने वाला आदमी सड़क पर खड़ा होता है, वो भले बेनी हो, या पूरा देश ये मानेगा कि बेनी को जो ये जो ताकत का इंजेक्शन मिला है, यह कांग्रेस के शक्तिपीठ से दवा सप्लाई हुई है। दो में से एक बात तय होगी 48 घंटे में। कल भी मैंने कांग्रेस के नेताओं को इसी मंच पर कहा था, दीक्षित जी, मैंने कहा था अगर आप बेनी पर लगाम लगाना चाहते हैं, घड़ी देखकर मैंने कहा था कि 8:30 बजे बेनी को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए, 8:35 पर बेनी खामोश हो जाएगी। फैसला तो करिए। और रही बात बेनी प्रसाद वर्मा की, अंतिम टिप्पणी करूंगा। बेनी प्रसाद वर्मा बसपा की ओर जाने की प्रस्तावना लिख रहे हैं। कांग्रेस फिर कहीं की नहीं रहेगी। मुलायम सिंह से भी संबंध खराब हो रहे हैं, और मेरविनी बाबू हो सकता है परसों हाथी पर बैठे मिले तो हाथ दोनों दिन से जाएगा, माया मिली न राम। चलिए, और राजनीति के इस प्रहसन के बाद इस चर्चा को खत्म करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि राजनीति के इस दौर में वही सबसे बड़ा है। त्यागी जी, आपकी नजर खासतौर पे, राजनीति के इस दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। राजनीति नहीं करता था। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद करना चाहूंगा जीवन में कभी भी। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड वासियों ने फंसे हुए यात्रियों की सेवा व मदद करके देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्तराखंड का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। हिमालय की सुनामी से आई भयंकर त्रासदी में इस देवभूमि और वीर भूमि के भाइयों और बहनों ने जो साहस और धीरज के साथ देश भर से आए फंसे हुए यात्रियों की सहायता की, उसके लिए देश को आप पे गर्व है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ आपको हुई क्षति और क्षेत्रीय समस्याओं का
शीघ्र ही समाधान करेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती उतनी मदद करती है। बहुत मदद किया यात्री लोगों। बाहर से आए यात्री अपने घरों को रवाना हो रहे हैं और उनको रेल एवं बस के निःशुल्क टिकट के साथ ही रास्ते के खर्च के लिए 2000 रुपये नकद भी दिए जा रहे हैं। Really, Uttarakhand Sarkar in every way they helped us. Absolutely. The army, the police, the civil, the government, in every way they protected us, they helped us, and presently also we are having really nothing with us, and they have promised that they will provide us some finance to go back to our place. उत्तराखंड वासियों पर देश को गर्व है। प्रलय के बाद उत्तराखंड की जमीन मुनाफे का मैदान बन गई है। देवभूमि लूट खसोट का अड्डा बन गया है। इस बात का खुलासा खुद उत्तराखंड की पुलिस करती है। नेपालियों के पास से लूटे गए करोड़ों रुपए बरामद किए गए। इन वारदातों को कम किया जा सकता था, लोगों को और पहले बचाया जा सकता था अगर वहां मुस्तैद राजस्व पुलिस के हाथों में हथियार दिए जाते, उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग दी जाती, खाली पड़े पदों को भरा जाता तो शायद हजारों विधवाओं की मांगों में सिंदूर होता। सैकड़ों को यह दुविधा ना होती कि अब सिंदूर लगाना है कि नहीं, अब मंगलसूत्र पहनना है कि नहीं। उत्तराखंड में आई आपदा ने सबको झकझोर कर रख दिया है। आपदा की आफत को रोका नहीं जा सकता था, लेकिन बाद में हुई लूट खसोट को रोका जा सकता था। राहत और बचाव कार्य जल्दी शुरू किए जा सकते थे, लेकिन ये हो ना सका, ध्यान ही नहीं गया। ध्यान दिया अगर होता तो आंसुओं से नम आंखें बच सकती थी। उत्तराखंड में आफत आई तो हजारों जिंदगियों पर मौत ने जंग लगा दिया। कुछ एक झटके में मर गए, कुछ ना चाहते हुए मर गए, कुछ राहत की उम्मीद का आसमान देखते हुए मर गए। हजारों जिंदगियां मौत की पनाह में चली गईं। आपदा ने मौत को मुनाफे का मैदान बना दिया था। 5 नेपालियों से पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए। फिर साधुओं से भी 3 करोड़ की बरामदगी की गई। यहां जिंदगी रुपयों की शक्ल में बटी। इंसानियत के सौदे ने जेबें भी टटोली। जिनके पास मनी थी उनको मुस्कुराने की गारंटी मिली। बाकियों ने इंतजार किया सरकार के सख्त होने का। प्रदेश के 13 जिलों के 70% इलाकों में अभी भी पटवारी व्यवस्था लागू है। 61% जनसंख्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी पटवारियों के कंधों पर है। इतने बड़े इलाके में मात्र 1216 पटवारी ही काम कर रहे हैं। 278 पद अब भी पटवारियों की बांट जोह रहे हैं। गुणा गणित लगाने के बाद पता चला कि एक पटवारी के हिस्से में 9 गांव आते हैं। लोगों की मदद तो दूर, इतने पटवारी गांव की गिनती ही कर लें, यही बहुत है। जमीन पर कितने गांव बचे हैं नहीं मालूम, लेकिन कागजों पर उत्तराखंड में 16,826 गांवों को जीने की गारंटी है और 11,588 गांवों में राजस्व पुलिस ही कानून का तराजू लेकर घूम रही है। हमारे यहाँ 61% ऑफ द पॉपुलेशन को रेवेन्यू पुलिस देखती है और रेवेन्यू पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस नहीं मानती। इसलिए जो फंडिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो उस रेवेन्यू पुलिस के आधार पर स्ट्रेंथ हमको नहीं मानते हैं। हमारी राज्य सरकार ने ये बात उठाई है कि रेवेन्यू पुलिस को भी आप पुलिस का दर्जा दीजिए, उनको मॉडर्नाइजेशन दीजिए, उनको भी आप वेपन्स दीजिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी फंडिंग होनी चाहिए। ये क्योंकि केवल उत्तराखंड का राज्य है जहां रेवेन्यू पुलिस है। अब बात रेगुलर पुलिस की। रेगुलर पुलिस की संख्या 22,000 से ज्यादा है। 125 थाने प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपदा के बाद लोगों को बचाना तो छोड़ ही दीजिए, अगर लोगों को लूटपाट से ही बचाया जा सकता
तो प्रदेश की पहचान पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। अगर राजस्व पुलिस को मजबूत किया जाता, हाथों में हथियार दिए जाते, तो लूट की घटनाएं हद से ना गुजरती। लेकिन अब तसल्ली के लिए बस तस्वीरें हैं। तब सफेदी